पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम किसी सेल का ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर कर सकते हैं, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और किन्हीं दो सेल के ईएमएफ्स को यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम किसी सेल का ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल एज दो सेल के ईएमएफ को हम कंपेयर कर सकते हैं। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ मीन्स द एनर्जी गिवन टू द वन यूनिट चार्ज टू कंप्लीट वन राउंड, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अक्रॉस द सेल। किसी सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक और सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में भी चल कर के वापस जब 1 कूलम चार्ज उसी टर्मिनल पर आ जाता है, ऐसे केस में 1 कूलम चार्ज को दी गई एनर्जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। पहले लेक्चरों में आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया जा चुका है। पोटेंशियोमीटर को समझने से पहले आपको ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंस पता होना चाहिए। उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद पोटेंशियोमीटर पर आते हैं। पहली बात है ईएमएफ किसे कहते हैं? ईएमएफ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, ये बताया गया था कि किसी सेल में जिसके दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट होगा। यहाँ पर हम यहाँ से शुरू करते हैं और बाहर लगा है ये कोई रेजिस्टेंस R और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R, स्मॉल r। यहाँ से 1 कूलम चार्ज चला और चलकर वो आया यहाँ तक, तो हम क्या बोलेंगे? एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आया आउटसाइड। उसके बाद ये वापस आके इलेक्ट्रोलाइट में फिर आए, इलेक्ट्रोलाइट में होकर के फिर से यहीं आ जाए, तब हम कहेंगे पूरा कंप्लीट लूप हुआ है, पूरा कंप्लीट साइकिल हुई है। तो 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी दी जाए ताकि वो चार्ज एक पूरा कंप्लीट लूप कर ले, उसको कहते हैं हम ईएमएफ। और टर्मिनल वोल्टेज किसे कहते हैं? कि यहाँ से यहाँ तक आने में, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आने में जितनी एनर्जी चाहिए 1 कूलम चार्ज को, उसको हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, राइट। और इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या थी? कि ईएमएफ सेल का वो वोल्टेज है, ईएमएफ सेल का वो वोल्टेज है जो तब का है जब सेल ओपन सर्किट में है। ओपन सर्किट का मतलब सर्किट में है ही नहीं, राइट। जैसे ये एक सेल है और यहाँ पर एक की है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ऐसा सर्किट है। तो बताइए क्या यहाँ पे कोई करंट फ्लो करेगा? आंसर है नहीं करेगा, क्योंकि ये की कैसे है? ओपन है। तो ऐसे केस में इसका जितना वोल्टेज है, इस सेल का जितना वोल्टेज है, वही इसका क्या है? ईएमएफ। और टर्मिनल वोल्टेज या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है? वो तब का वोल्टेज जब इस सेल में से कोई करंट ड्रॉ हो रहा है, यानी कि सर्किट क्लोज है। सिंपल सी लैंग्वेज में सीधी सी एक बात है कि सेल का वो वोल्टेज जब सेल यूज में है, यानी किसी सर्किट में उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टॉयज़ में यूज़ कर रहे हैं, बच्चों की कार में यूज़ कर रहे हैं, घड़ी में यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय उस सेल से लगातार करंट निकल रहा है। तो ऐसे केस में जो भी सेल का वोल्टेज है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली वोल्टेज कहते हैं, राइट। लेकिन जो सेल यूज में नहीं है उस समय उसका जो वोल्टेज है, जैसे मार्केट से एक सेल लेने गए और सेल पे लिखा है 1.5 वोल्ट। अब वो सेल हमारे हाथ में है, लेकिन हमने उसको किसी सर्किट में नहीं इस्तेमाल किया है, ना किसी टॉयज़ में डाला है, ना कोई रिमोट में डाला है, और ना ही उसको वॉच में डाला है, यानी उसमें से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। उस समय जो उसका वोल्टेज है, उस वोल्टेज को हम ईएमएफ कहते हैं, राइट। सिंपल सी फिर से एक बार बात, जब उसमें से करंट ड्रॉ हो रहा है तब वोल्टेज कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। और जब उसमें से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है उस समय के वोल्टेज को हम ईएमएफ कहते हैं, राइट। तो ओपन सर्किट की सेल जिसमें करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है उसको कहेंगे ईएमएफ, और जिसमें करंट ड्रॉ होगा यानी कि क्लोज सर्किट में उसको कहेंगे वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। अब ये ईएमएफ और वोल्टेज को कैसे मेजर करेंगे? वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है वोल्टमीटर। जैसे हमने एक सेल ली
और इस सेल को एक वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया। ऐसे में हमको ये वोल्ट मीटर इसकी रीडिंग दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मान लेते हैं 10 वोल्ट। इसका मतलब इसका वोल्टेज कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। ये वोल्ट मीटर तब वोल्ट दिखाएगा जब इसमें से करंट ड्रॉ होगा। जब करंट चलेगा तभी तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, जब करंट नहीं जाएगा तो डिफ्लेक्शन क्यों होगा, राइट। इसका मतलब ये वोल्ट मीटर हमको ये वोल्टेज मेजर करके तब देगा जब इसमें से करंट चलेगा। तो करंट चल गया, इसका मतलब ये सेल कैसे आ गई, इन यूज है या विदाउट यूज है। इस केस में ये सेल इन यूज है। तब जो वोल्टेज मिलेगा उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे, 2 टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। लेकिन ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है, ईएमएफ की डेफिनेशन ये है कि इस सेल को ओपन सर्किट में होना चाहिए, ये होनी चाहिए नॉट इन यूज। तो हमने एक सेल बनाई है और लगाया वोल्ट मीटर। हम इस वोल्ट मीटर से कह रहे हैं वोल्टेज नापो, तो उसने नाप के दिया। लेकिन हमने कहा करंट नहीं आना चाहिए, तो वोल्ट मीटर कहेगा भैया करंट अगर नहीं आएगा तो हम वोल्टेज कैसे नापेंगे। यानी हम वोल्ट मीटर से ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते, राइट। वोल्ट मीटर से ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वोल्ट मीटर तब चलेगा जब वोल्ट मीटर में से कुछ करंट फ्लो होना चाहिए। और अगर करंट फ्लो कर गया तो बैटरी से करंट ड्रॉन हो गया, और बैटरी से अगर करंट ड्रॉन हो गया तो ऐसे केस में ईएमएफ नहीं मिलता है, ऐसे केस में हमको वोल्टेज मिलता है। ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है, टर्मिनल वोल्टेज व्हेन सर्किट सेल इज नॉट इन यूज। ये है ईएमएफ, सेल का यूज नहीं होना चाहिए, यानी सेल में से करंट नहीं निकलना चाहिए। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, यानी ईएमएफ को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई जिसका नाम रखा गया पोटेंशियोमीटर। तो पहले समझते हैं पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्किंग, और इस पर बोर्ड में क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते ही हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, ये एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है। इसमें हमारे पास एक वुडन ब्लॉक रहता है, एक वुडन का बोर्ड रहता है, इस तरीके से जैसे मीटर ब्रिज में होता था वैसे इसमें रहता है। इसका कंस्ट्रक्शन मीटर ब्रिज से थोड़ा आसान है। ये एक वुडन प्लांक है, राइट। और इस वुडन प्लांक पर यहाँ पर किनारे एक स्केल लगी रहती है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। मीटर ब्रिज में भी ऐसा होता था, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। ये एक स्केल लगी रहती है वुडन प्लांक पे, और यहाँ पर 2 टर्मिनल होते हैं, स्क्रू होते हैं, एक स्क्रू यहाँ, एक स्क्रू यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 मीटर। यानी एक वायर होता है, 1 मीटर के सेगमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल इस तरीके से लगे हुए होते हैं। और ये वायर की लेंथ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करती है। किसी पोटेंशियोमीटर में वायर की लेंथ ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। ये 6 to 8 to 10 मीटर तक के हो सकते हैं। 6 मीटर वायर का भी हो सकता है, 8 मीटर वायर का भी हो सकता है। इतने मीटर लेंथ के ये वायर होते हैं। और यानी वायर तो एक ही होता है, बस यहाँ पर एक कॉपर स्ट्रिप लगा के इसको यहाँ से मोड़ दिया जाता है। फिर वही वायर यहाँ आता है और इसको यहाँ पर एक कॉपर स्ट्रिप लगा के मोड़ देते हैं, यहाँ पर टर्न दे देते हैं। वायर एक ही है। इस तरीके से वो ऐसे करके जाने के बाद फाइनली यहाँ, यानी ये वायर की लेंथ 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर तक हो सकती है। और ये 1 मीटर लेंथ के बाद इनको टर्न कर दिया जाता है। यानी ऐसा लगता है कि 1 मीटर के कई सारे वायर एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट हैं। तो दिस इज पोटेंशियोमीटर। इतनी डिवाइस को हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। बस अब देखिए, इस टर्मिनल का नाम हम रख दे रहे हैं ए, इस टर्मिनल का नाम रख दे रहे हैं बी। अब ये आपके मन में आना चाहिए कि ये ऐसा राउंड राउंड क्यों है। राउंड सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर हम 10 मीटर को सीधा एक लेंथ लेते तो ये हमारी डिवाइस जो है, जो 1 मीटर में है, वो 10 मीटर में चली जाती और इसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है, लैब में रखने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये डिवाइस कॉम्पैक्ट बने, हम कम जगह में ज़्यादा लेंथ का वायर यूज़ कर सकें, इसलिए हम इसको 1 मीटर के सेगमेंट में यूज़ करते हैं। वायर एक ही है और उसको हम इस तरीके से मोड़ लेते हैं।
अब हम इस डिवाइस में है क्या, एक वायर ही तो लगा है बस, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसको क्या करते हैं हम सिंप्लिसिटी के लिए, ए से लेकर बी वायर, जो इतना लंबा वायर है 10 मीटर का वायर है, हम उसको सिंपली अपने सर्किट में ऐसे दिखाया करेंगे कि ए से लेकर बी तक का वायर, ये पूरा वायर है, एक ही तो वायर है, बस ये साइज कॉम्पैक्ट हो जाए इसलिए इसको हमने राउंड किया है। तो इसलिए क्या करेंगे हम अपने सर्किट में आगे जब समझने के लिए ये पूरी डिवाइस बार बार नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ ए से लेकर बी तक का वायर बना देंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का वायर ये बन गया, राइट। सो दिस इज पोटेंशियोमीटर। अब देखिए कैसे इसमें कनेक्शन करने हैं, कैसे हमको सेल से ईएमएफ निकालना है सेल का, कैसे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने हैं, उसको एक एक करके समझते हैं। हमने जो वायर पोटेंशियोमीटर का वायर था, वो पोटेंशियोमीटर का वायर ये था, यानी ए से बी ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर वायर। और इस वायर के बारे में हमको जानकारी सपोज है कि इस वायर की जो लेंथ है, वो मान लेते हैं L है। इस वायर का रेजिस्टिविटी इसकी रो है, एरिया इसका A है, तो रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा, रेजिस्टेंस R की वैल्यू हो जाएगी रो L अपॉन A, यानी रेजिस्टेंस भी हमको पता है। ये सारी चीज़ें इस वायर के बारे में मालूम है, और बाद में देखेंगे कि इसकी ज़रूरत पड़ती भी है कि नहीं पड़ती। जैसे कि पोटेंशियोमीटर ब्रिज में हुआ था, बाद में हमें उस वायर की रेजिस्टिविटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, ना ही उसके रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी थी, लेंथ का रेशियो ही रेजिस्टेंस का रेशियो हो गया था। तो वैसे ही देखते हैं इसमें कुछ होता है कि नहीं होता है। अब क्या करेंगे, ये पोटेंशियोमीटर का वायर हो गया, बगल में स्केल लगी हुई है, यहाँ से हम एक टर्मिनल निकालेंगे और यहाँ पर हम एक सेल कनेक्ट करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे। ये वो सेल नहीं है जिसका हमको ईएमएफ या इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ये एक स्टैंडर्ड सेल है, ये है स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड बैटरी, जिसका हमको वोल्टेज या ईएमएफ पहले से पता है। इसका हमको ईएमएफ नहीं निकालना है, ये सिर्फ एक ड्राइवर सेल है जो हमारे सर्किट को ड्राइव करेगी यानी चलाएगी। सो दिस इज ए ड्राइवर सेल, राइट। उसके बाद हम इसमें अपने करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट लगा देंगे। रियोस्टेट क्या होता है पहले बताया जा चुका है। रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस है जिससे रेजिस्टेंस को वेरिएबल कर सकते हैं, जिसकी वजह से करंट कंट्रोल में आ जाएगा, राइट। और इसमें कितना करंट चल रहा है उसके लिए हम यहाँ पर एक एमीटर लगा सकते हैं, और सर्किट को ओपन क्लोज करने के लिए की लगाना चाहो लगा सकते हैं, नहीं ऐसे में लगा देंगे, राइट। अब देखिए जो ये वायर है, ये दिख रहा है, इसको हमने माना है कंडक्शन वायर है, कॉपर का वायर है, यानी इतने वायर का हमने रेजिस्टेंस माना है 0। लेकिन ये कौन सा वायर है, ये पोटेंशियोमीटर का वायर है जिसके पास रेजिस्टेंस है, राइट। जैसे ही ये सर्किट क्लोज होगा, इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, यहाँ से करंट आना शुरू हो जाएगा, ये यहाँ से करंट आना शुरू हो गया। कितना करंट फ्लो कर रहा है ये कौन बताएगा, ये बताएगा हमको एमीटर, यानी एमीटर हमको बता देगा कि I कितना है, I की वैल्यू कितनी है ये कौन दे देगा, एमीटर बता देगा कि I की वैल्यू कितनी है। अगर सपोज एमीटर ना भी लगा हो तो हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं पोटेंशियल V = IR के फॉर्मूले से कितने वोल्टेज की सेल लगी रखी है, ES की, ES = करंट चल रहा है I और रेजिस्टेंस देखिए कितना है, ये रेजिस्टेंस RH, और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना माना हमने R। सो R + RH, प्लस में क्यों, क्योंकि ये जो वायर हमने जो ऐसे दिखा रखा है एक्चुअली में वो ऐसे ना होकर के रेजिस्टेंस ही तो है, जो पूरा इस तरीके से है। तो ये वायर R A से लेके B तक का जो वायर है वो पोटेंशियोमीटर का वायर है, कॉन्स्टेंट मटेरियल का वायर है, मैग्नेटिक मटेरियल का वायर है, एलॉय है, इसलिए उसके पास रेजिस्टेंस है। ये जो वायर है ये जो आ रहा है ये हमारे कनेक्टिंग वायर हैं जिनको हम कॉपर का लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस हम निग्लिजिबल मानते हैं, मानते नहीं हैं। सो इसका रेजिस्टेंस, पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना माना हमने R, तो R ये हो गया और उसके आगे RH ये लगा, सो R + RH हो गया। और अगर इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया जाए तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड कर लेंगे इसका RS, अगर होगा तो, अदरवाइज नहीं। सो I की वैल्यू ES / R + RH + RS अगर होगा तो, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो, राइट। अब देखिए
यहाँ पर I की वैल्यू हमको मिल चुकी है। वैसे ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने सर्किट में एक एमीटर लगाएंगे और एमीटर हमको ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू देगा, राइट। ठीक, अब देखिए ये कौन सा हायर पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव है, ये कौन सा है हायर पोटेंशियल, और ये है नेगेटिव तो ये लोअर पोटेंशियल। अगर ये हायर पोटेंशियल है तो बताइए ये वायर का ये वाला पॉइंट भी हायर पोटेंशियल बन गया, और ये लोअर है तो ये लोअर पोटेंशियल बन गया, राइट। इसमें चल रहा है करंट I और इसका रेजिस्टेंस है R, तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना ड्रॉप होगा। तो उसके लिए हम जानते हैं V इक्वल टू IR, यानी इस वायर में जिसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस कितना है R, करंट कितना चल रहा है I, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का ड्रॉप ओम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं V इक्वल टू IR। I करंट किसने बताया है, एमीटर ने बताया है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R, ये हमको इस मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक से पता है कि इसका एरिया कितना है, इसका लेंथ कितना है और इसका रेजिस्टिविटी कितनी है। यानी अगर हमको R पता है तो हम ये बता सकते हैं कि A और B के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, वो है I इंटू R, राइट। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप कितना है IR, और इसको हम क्या बोल देंगे V। अब देखिए इसको लेने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस V है, ये नहीं है कि यहाँ इस जगह का वोल्टेज V है, इस जगह का वोल्टेज 0 है, इस जगह का वोल्टेज V, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ का V मान लूँ, मैं मान लूँ यहाँ का वोल्टेज V है, यहाँ का पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल V है, तो डिफरेंस कितना लेना है IR, यानी कि V के बराबर। तो अगर ये 100 है तो यहाँ पर क्या करें ताकि यहाँ से बीच का, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच का डिफरेंस 0 V आ जाए, 100 आ जाए, तो हम कहेंगे यहाँ का पोटेंशियल 0 है। कितना डिफरेंस V माइनस 0, V माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, कितना डिफरेंस V। अगर मैं यहाँ का 2V ले लूँ तो यहाँ का क्या लेना पड़ेगा V, 2V माइनस V इक्वल टू V। अगर मैं यहाँ का 3V ले लूँ तो यहाँ का 2V लेना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन मी कि मैं यहाँ का पोटेंशियल कितना ले रहा हूँ, तो डिफरेंस कितना लेना आना चाहिए V का। तो अगर मैं यहाँ V मान लूँ तो यहाँ मुझे 0 मानना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ 2V मान लूँ तो यहाँ पर मुझे V मानना पड़ेगा, यहाँ 3V मान लूँ तो यहाँ पर मुझे 2V मानना पड़ेगा। डिफरेंस देखिए हर एक केस में कितना है V, डिफरेंस कैसे पता चला V इक्वल टू IR। तो इसका मतलब ये है हम अब तक ये सीख चुके हैं कि अगर ये वायर रेजिस्टेंस वायर है, पोटेंशियोमीटर का वायर है, ये एक स्टैंडर्ड सेल है जिसका हमको EMF नहीं पता है, हमने अपने सर्किट में एक रियोस्टेट लगा दिया है और हमने एक एमीटर लगाया है जिससे हमको पता चल गया इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर इस वायर का रेजिस्टेंस R है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। उस V को समझने के लिए हमने अपनी तरफ से यहाँ का पोटेंशियल V मान लिया, तो यहाँ का मानना पड़ेगा 0। अगर मैं यहाँ का 2V मान लूँ तो मानना पड़ेगा यहाँ का V। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ का 100 पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल है। ध्यान दीजिए ये जो लिखा हुआ है वो सिर्फ इस जगह का पोटेंशियल है माना हुआ, और ये जो लिखा हुआ है वो इस जगह का पोटेंशियल है। मुझे क्या मेंटेन करना है, मुझे मेंटेन करना है पोटेंशियल डिफरेंस कितने का I इंटू R का, जिसको हमने नाम दिया है V। मुझे इतने का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। उस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आप जो भी माने आपकी मर्जी, यहाँ पर जो भी माने आपकी मर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि ये यहाँ का पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल 100 है, यहाँ का पोटेंशियल है 0। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे हम इस वायर पर चलते हैं, इस वायर पर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इस पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाती है, और यहाँ पर जाते 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 ये कितना हो जाता है 0 रह जाता है। कितना डिफरेंस बन गया 100 का, राइट। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर बीचों बीच जब आ जाएंगे तो यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसका पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल कितना होगा 50। इस वायर पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल वैसे वैसे डाउन होगा। देखिए ये कैसे समझते हैं, जैसे सपोज ये एक सर्किट है, इसमें कई सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये बैटरी लगी है मान लेते हैं 10 वोल्ट की। तो हमने क्या पढ़ा था कि इसके बीच का पोटेंशियल कुछ और होगा V1,
फिर उसके इसके और इसके बीच का V2, फिर इसके और इसके बीच का V3, और बाद में क्या कहा था V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब अगर ये 10 है तो यह हो सकता है यहाँ पर 2 का ड्रॉप हो गया हो। जब 2 वोल्टेज का यहाँ ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ का वोल्टेज कितना रह जाएगा 8। ये 10 है तो ये कंडक्शन वायर है तो ये भी कितना है 10 में से अब यहाँ रह गया 8। इसका मतलब यहाँ पर कितना ड्रॉप हो गया है 2 का, राइट। अब इसके बाद सपोज ड्रॉप हो जाता है 6 का, तो ये अभी 8 था 6 का ड्रॉप हो गया तो कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा, और यहाँ पर आकर सपोज हो गया 0। तो यहाँ पर कितने का ड्रॉप हुआ 2 का, यहाँ पे कितने का ड्रॉप हुआ 6 का, फिर हुआ 2 का, तो टोटल मिला के 6 + 2 इक्वल टू 10, राइट। तो पोटेंशियल का ड्रॉप अलग चीज है और एब्सोल्यूट पोटेंशियल अलग बात है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। सपोज ये है इटावा और इटावा से हमको जाना है सपोज दिल्ली, राइट। हमने अपनी यहाँ से कार स्टार्ट की और अपने कार के स्पीडोमीटर में जो डिस्टेंस मीटर होता है जो हमको ये बताता है कितना दूर चल गए हैं, उसको हमने 0 पर सेट किया, राइट। और रास्ते में लगे हैं माइलस्टोन, यानी यहाँ पर लिखा पहला माइलस्टोन लगा है 300 किलोमीटर का, उसके बाद थोड़ी दूर आगे के बाद 250 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर, फिर 150 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर और फिर 0 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, जो माइलस्टोन है वो ये बताएगा कि अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर, अगर यहाँ जाऊँगा तो कितनी रह जाएगी 200 किलोमीटर, यहाँ जाऊँगा तो 100 किलोमीटर, यहाँ हो जाऊँगा तो 0 किलोमीटर। यानी जो माइलस्टोन है, चैप्टर नंबर 2 में भी ऐसा एग्जाम्पल लिया गया था जब मैंने आपको पोटेंशियल बताया था। माइलस्टोन सिर्फ एक जगह की किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक देता है, यानी ये माइलस्टोन बस यहाँ से बताएगा आपको कि अब यहाँ से कितना दूर रह गए हैं, ये इस जगह की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी ये एब्सोल्यूट डिस्टेंस बता रहा है। ये क्या बता रहा है एब्सोल्यूट डिस्टेंस, कि यहाँ से एब्सोल्यूट डिस्टेंस 100 है, यहाँ से एब्सोल्यूट 150 है, यहाँ से 100 है, यहाँ से 200 है, यहाँ से 250 है, यहाँ से 300 है। हर एक माइलस्टोन एब्सोल्यूट डिस्टेंस बता रहा है कि दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है, राइट। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, बताइए जब हम यहीं हैं तब मेरा स्पीडोमीटर कितनी डिस्टेंस दिखाएगा 0। जैसे जैसे इधर जाएंगे एब्सोल्यूट डिस्टेंस क्या होगी डाउन होगी, एब्सोल्यूट डिस्टेंस जो कैसे होगी डाउन, राइट। अब हम चल के यहाँ आ गए, जब हम यहीं थे तब हमारे स्पीडोमीटर ने क्या दिखाया 0। अब हम चल के यहाँ आ गए तो हमारा स्पीडोमीटर क्या दिखाएगा, बताइए सोचिए क्या दिखाएगा, कितने किलोमीटर दिखाएगा 250 दिखाएगा या सिर्फ 50 दिखाएगा 50 दिखाएगा। ये 50 क्या दिखा रहा है, ये 50 क्या दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक हम 50 किलोमीटर चल चुके हैं। फिर और आगे बढ़े, जब यहाँ आएंगे तब हमारा स्पीडोमीटर दिखाएगा 100 किलोमीटर, फिर यहाँ आ जाएंगे फिर और दिखाएगा कम और दिखाएगा कम, बढ़ाता जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर क्या दिखाएगा कि 300 किलोमीटर। जब यहाँ पर हम आ जाएंगे तो क्या स्पीडोमीटर की रीडिंग कितनी होगी 300 किलोमीटर, और वो हमको ये बताएगा कि जो डिस्टेंस हमने चली है वो कितनी चली है 300, कहाँ से यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है 300, राइट। तो बताइए जो स्पीडोमीटर की रीडिंग है, जो रीडिंग है स्पीडोमीटर की वो क्या हो रही है राइज, जैसे जैसे यहाँ बढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, लेकिन एब्सोल्यूट डिस्टेंस क्या हो रही है फॉल डाउन, राइट। सो यहाँ पर जब आ जाएंगे तो इतनी डिस्टेंस का डिफरेंस दिखाएगा वो ये, राइट। यहाँ पर जो लिखा है वो नहीं दिखाएगा, वो यहाँ पर जो चीज़ लिखी है वो नहीं शो करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को शो करेगा, डिफरेंस को शो करेगा कि आप इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक आ चुके हैं। इसी तरीके से हम इसको भी समझ सकते हैं। हमने यहाँ का सपोज मान लिया वोल्टेज 100 है, यहाँ का मान लिया 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन हो गया 100 का। अब 100 का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो जैसे जैसे इस वायर पर हम आगे बढ़ेंगे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल का क्या होगा फॉल डाउन होगा। यहाँ 100 है इस जगह तो यहाँ पर 90 होगा, ये 90 हो गया, यहाँ का 80 होगा, यहाँ का 70 होगा, यहाँ का 60 होगा, यहाँ 50 एंड सो ऑन,
राइट। 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40 एंड सो ऑन, और फाइनली जाके 0। तो ये क्या डाउन हो रहा है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल। यानी क्या डाउन हो रहा है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल वो क्या हो रहा है? फॉल डाउन, राइट। अब जरा बताइए, यहां से यहां पहुंच गए सपोज इस जगह, अब मैं ये कहूं कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहाँ का कितना था? ए पॉइंट नाम है, इसका नाम रख देते सी। और मैं पूछूं बताइए वी ए माइनस वी सी कितना है? यानी कि मैं पूछ रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, राइट। सो ए का पोटेंशियल कितना? 100, सी का पोटेंशियल कितना? 70, कितना हो गया? 30। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना? 30, राइट। अब मैं सी पॉइंट को यहां ना लेकर यहां ले रहा हूं। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 40। सी पॉइंट यहां ले लूं तो 50, सी पॉइंट यहां ले लूं तो 70, सी पॉइंट यहां ले लूं तो 90 और सी पॉइंट यहां ले लूं तो 100। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, लेकिन क्या कम हो रहा है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फॉल डाउन हो रहा है। जैसे जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे सीढ़ियों के नंबर कम होते जाएंगे। सपोज ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना है और सपोज 20 सीढ़ियाँ हैं, तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ सीढ़ी कम होती जाएंगी, लेकिन क्या बढ़ता जाएगा? ग्राउंड से और जहाँ जिस सीढ़ी पे आप हो उतनी हाइट का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस लगातार बढ़ता जाएगा। तो जब लास्ट सीढ़ी पे पहुंचेंगे तो नंबर ऑफ सीढ़ी खत्म हो जाएंगे, कितनी स्टेयर बची हैं वो नंबर ऑफ स्टेयर फिनिश हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और आपकी डिस्टेंस जो है ग्राउंड से वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। बस यही इस पॉइंट है और यही इस सर्किट का मेन एम है कि हम ऐसा सर्किट क्यों बना रहे हैं। हमको एक ऐसा वायर चाहिए जिसमें पोटेंशियल का फॉल डाउन होता हो, जिसमें आगे चलकर पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता जाता हो, राइट। सो एक बार फिर से समझ लें क्या सर्किट है। पोटेंशियोमीटर का जो वायर था वो वायर पोटेंशियोमीटर का ये है, ए से लेकर बी। दिस इज पोटेंशियोमीटर। जो हमने 2 टर्मिनल आपको दिखाए थे वो टर्मिनल है ये। इस टर्मिनल से एक सेल, स्टैंडर्ड सेल हमने जोड़ दी है। इसके बाद इस स्टैंडर्ड सेल से जो करंट निकलेगा उसको कंट्रोल करने के लिए RH लगा दिया है, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगा दिया है, और एक की भी चाहो तो लगा सकते हो। इसका रेजिस्टेंस है R। इसमें कितना करंट फ्लो हुआ? I। इसमें करंट फ्लो हुआ I। यही पूरा फ्लो होके जाता है। इतने सर्किट को, जो इस समय सर्किट बना है बोर्ड पर, इतने सर्किट को हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट, राइट। इस सर्किट का पर्पस क्या है? क्यों बना रहे हैं इस सर्किट को? इस सर्किट का पर्पस ये है कि एक ऐसा वायर बना लेना। ये एक वायर कौन सा है? पोटेंशियोमीटर का वायर। पोटेंशियोमीटर वायर में पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप करना, ये हमारा पर्पस है ऐसा सर्किट बनाने का। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, जबकि पोटेंशियल का फॉल डाउन होता जाएगा, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ का पोटेंशियल माना V और इसकी लेंथ थी L और इसका पोटेंशियल माना 0। तो बताइए यहाँ V है, यहाँ 0 है, तो कितना डिफरेंस? V। कितनी लेंथ में? L लेंथ में। तो पोटेंशियल का जो है, पोटेंशियल का जो फॉल है, यानी पोटेंशियल का जो ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप, वो कितना है? V। कितनी लेंथ में? L लेंथ में। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? देखिए पूरी कितनी लेंथ है? L। V यहाँ था, यहाँ कितना है? 0। पोटेंशियल डिफरेंस V। कितनी लेंथ में? L लेंथ में। तो पर यूनिट लेंथ कितना होगा? V/L। पर यूनिट लेंथ V/L। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से एक लेते हैं। सपोज यहाँ का पोटेंशियल है 10 और इसकी लेंथ मान लेते हैं 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब कितना? 100 सेंटीमीटर। और यहाँ का पोटेंशियल सपोज मान लेते हैं 0। 10 सेंटीमीटर गए, यहाँ से 10 सेंटीमीटर चले और मान लेते हैं पोटेंशियल आ गया 9।
फिर 10 सेंटीमीटर चलेंगे फिर कितना आ जाएगा 8, फिर 10 सेंटीमीटर चलेंगे फिर कितना आ जाएगा 7, ऐसे करके कितनी बार चलेंगे 10 बार, तो कितना आ जाएगा 0। तो हर एक पर्टिकुलर लेंथ पर पोटेंशियल का फॉल डाउन सेम रहेगा, यानी ये 10 सेंटीमीटर चलने पर कितना डाउन हुआ 1 का, फिर 10 सेंटीमीटर चलने पर कितना डाउन हुआ 1 का, फिर 10 सेंटीमीटर चलने पर डाउन कितना हुआ 1 का। ऐसे हर एक 10 सेंटीमीटर पे चलने पर पोटेंशियल का डाउन कितना होगा 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट, और 10 सेंटीमीटर कर करके 10 बार जब चल जाएंगे तो 100 सेंटीमीटर चल जाएंगे, और हर 10 सेंटीमीटर पर वोल्टेज कितना ड्रॉप होता है 1, सो 10 बार चलने पर वोल्टेज का ड्रॉप भी कितना हो जाएगा 10, राइट। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, डिनोट करते हैं के से, यानी कि V बाई एल इक्वल टू के, सो V इक्वल टू के इंटू एल, और V इज प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि के क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पर यूनिट लेंथ चलने पर कितना फॉल डाउन होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसको नोट करेंगे के से, और इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर, अगर लेंथ को मीटर में लेते हैं तो मीटर, और सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर, तो वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर, राइट। समझ में आई बात कुछ। पोटेंशियोमीटर वायर में हमने एक सेल कनेक्ट की जिसका हमको ईएमएफ नहीं निकालना है, वो सिर्फ इसलिए कनेक्ट की है ताकि हमारे पोटेंशियोमीटर वायर में पोटेंशियल का जो ड्रॉप है वो सेटअप हो जाए, यानी एक ऐसा वायर मिल जाए जिसमें आगे चलने पर पोटेंशियल में फॉल डाउन आता हो, पर यूनिट लेंथ चलने पर सेम पोटेंशियल ड्रॉप होता हो, पर 10 सेंटीमीटर, पर 1 सेंटीमीटर, पर 5 सेंटीमीटर, हर एक पर्टिकुलर लेंथ पर सेम पोटेंशियल का ड्रॉप आता हो, ऐसा वायर बनाना, ये हमारा पर्पस है इस सर्किट को बनाने का। इस सर्किट को बोलेंगे हम प्राइमरी सर्किट, ठीक है। सो अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि पोटेंशियल का ड्रॉप अगर V है, ये L लेंथ में ड्रॉप है, तो दिस इज V बाई एल, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो V अपॉन एल इक्वल टू के, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा, के इसलिए के कहेंगे क्योंकि पर यूनिट लेंथ, हर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ पर सेम रहेगा, इसलिए ये कांस्टेंट है, और यहाँ से ये के कांस्टेंट हटा दिया तो V इज प्रोपोर्शनल टू L। ध्यान दीजिए ये V एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल का ड्रॉप है। सो पोटेंशियल ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यही पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, और ये 1 नंबर में कई बार पूछा जाता है, राइट। क्या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियल ड्रॉप along the wire of the potentiometer is directly proportional to length, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 2 ग्राफ और बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको समझते हैं। डिस्टेंस पर जैसे जैसे आगे बढ़े थे, यहाँ पर A से B तक जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ी थी, क्या बढ़ा था और क्या फॉल हुआ था। अगर मैं 2 ग्राफ बनाऊं तो आप बताइए कौन सा ग्राफ किसके लिए है, सोचिए इस चीज को। दो ग्राफ है, यहां पर ये लेंथ है, यानी कि लेंथ, इस पर भी लेंथ है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल कम होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो माइलस्टोन पे लिखा हुआ जो नंबर है वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन गाड़ी के स्पीडोमीटर में जो मीटर दिखा रहा है डिस्टेंस का, उसका नंबर क्या होता है, बढ़ता है। तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बढ़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता है। लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल का क्या होता है, यानी सिर्फ पोटेंशियल का क्या होता है, पोटेंशियल बोले या एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोले एक ही बात है, उसका क्या होता है, फॉल डाउन होता है। यानी इस वायर पर जैसे जैसे जाएंगे पोटेंशियल का फॉल डाउन, और जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस का इंक्रीमेंट, राइट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। अब हम वो सेल लाते हैं जिसका हमको ईएमएफ मेजर करना है।
ये सब इतना तामझाम क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? हम ईएमएफ को वोल्टमीटर से डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही उसमें वोल्टमीटर लाएंगे उसमें से करंट ड्रॉन हो जाएगा और वो सर्किट, वो सेल यूज में आ जाएगी। हम उस सेल से करंट ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, तभी जो वोल्टेज आएगा उसी को तो हम ईएमएफ कहते हैं। तो वोल्टमीटर से ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या लाए हैं? वो सेल लाए हैं जिसका हमको ईएमएफ मेजर करना है। तो जो सेल लाए हैं उस सेल को हम ऐसे इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इसका ईएमएफ सपोज ई है और यही हमको पता करना है कि ई कितना है, राइट। ठीक है, इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी हायर पोटेंशियल है उसको हम हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे और लोअर पोटेंशियल को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर क्या है वो आपको बता चुके हैं। उसके बाद करेंगे जॉकी से कनेक्ट और जॉकी को ये कनेक्ट कर दिया और फिर इस जॉकी को इस वायर पर जगह जगह रख कर देखेंगे। ये वायर एक्चुअली में कैसा है? एपरेटस में ये इस तरीके से तो है, ऐसे कनेक्ट है ये। तो इस वायर पर यहाँ रख के देखेंगे, यहाँ रख के देखेंगे, यहाँ रख के देखेंगे, अलग अलग जगह रख के देखेंगे। और जैसे ही इस वायर को अलग अलग रख के देखेंगे तो एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन होगा, यानी उसकी सुई बिल्कुल जीरो की तरफ होगी। इसको बोलेंगे नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन, राइट। यानी इस वायर को पहले हम यहाँ टच करेंगे तो हो सकता है इसमें डिफ्लेक्शन इधर आ रहा हो, इस वायर को हम इधर टच करेंगे लास्ट में जाके तो डिफ्लेक्शन इधर हो रहा होगा। तो बीच में कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आने का क्या मतलब होगा? गैल्वेनोमीटर में कोई करंट यानी IG की वैल्यू कितनी है? जीरो। यानी इसमें जब जीरो डिफ्लेक्शन होगा इसका मतलब ये होगा कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट ड्रॉन नहीं हो रहा और गैल्वेनोमीटर के साथ ही ये क्या जुड़ी है? सेल जुड़ी है। इसका मतलब इसमें से भी कोई करंट ड्रॉन नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें से जब कोई करंट ड्रॉन नहीं हो रहा है तो इस समय इस वाले सेल का जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज ना होकर के ईएमएफ होगा, राइट। क्योंकि इसमें से कोई सेल में से कोई करंट ड्रॉन नहीं हो रहा है। हमको कैसे पता चलेगा ड्रॉन नहीं हो रहा है? क्योंकि डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? जीरो। अच्छा, ऐसा कब होगा कि ये जीरो डिफ्लेक्शन आए? ऐसा तब होगा कि जो ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस गैल्वेनोमीटर में इस बैटरी का पोटेंशियल कैसा हो जाए? सेम। तभी तो भाई करंट कहाँ से कहाँ जाता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। लेकिन अगर हायर लोअर कुछ हो ही ना तो करंट जाएगा नहीं। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वायर की लेंथ सपोज मान लेते हैं x और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? k। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ x है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो k इंटू लेंथ, राइट, k इंटू एक्स, k इंटू एक्स। यानी यहां से लेकर यहां तक के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है k इंटू एक्स, राइट। क्या बताइए, अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूं तो x बढ़ जाएगा। x बढ़ जाएगा इसका मतलब kx की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मैं जॉकी को इधर रख दूं तो x की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब kx कैसा हो जाएगा? कम। तो इसको हमने हेटेन ट्रायल से एक ऐसी जगह फाइंड की, एक पर्टिकुलर ऐसा x लेके आए जब इसमें डिफ्लेक्शन जीरो है। ऐसे केस में क्यों डिफ्लेक्शन जीरो है? इसलिए डिफ्लेक्शन जीरो है क्योंकि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो kx है और जरूर kx इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया होगा, इसलिए इस सेल से कोई करंट ड्रॉन नहीं हो रहा है, राइट। फिर से समझिए, यहां से लेकर यहां तक के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है kx वो जरूर इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया होगा, इसीलिए तो कोई हायर और लोअर पोटेंशियल नहीं है, इसीलिए तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता है उस समय इसके पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस ना कह करके ईएमएफ कहते हैं। इसका मतलब kx ही क्या है? ईएमएफ है। किसका ईएमएफ? इस सेल का। अब देखिए क्या मजेदार बात है कि हम इसके ईएमएफ को मेजर कर ही नहीं रहे, हम तो
इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ही ऑटोमेटिकली इसके ईएमएफ के बराबर हो जा रहा है, क्योंकि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। सपोज ये जॉकी हम कहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, यानी x की वैल्यू क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ऐसे केस में kx यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू का जो kx है वो क्या हो गई, फॉल डाउन हो गई। तो ऐसे केस में ये सेल डोमिनेट करने लगेगी और इस डोमिनेट सेल करने लगेगी तो इस सेल से क्या निकलने लगेगा, करंट निकलने लगेगा, क्योंकि यहाँ के बीच का पोटेंशियल कम हो गया है, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया है, इसलिए यहाँ से करंट ड्रॉन हो जाएगा। और जैसे ही करंट ड्रॉन होगा उस समय भी Ks इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, तो लेकिन उस समय क्या हो रहा है, करंट ड्रॉन हो रहा है, इसलिए वो ईएमएफ नहीं बनेगा। फिर से समझते हैं। ए बी, ये एक ऐसा वायर है जिसमें लेंथ में चलने पर, आगे बढ़ने पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, पोटेंशियल का फॉल डाउन होता है। हमने एक सेल ली जिसका ईएमएफ हमको मेजर करना था और उसको हमने ऐसे जोड़ा। अब जरा देखिए, ये वायर की जो लेंथ है x यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, kx। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम जॉकी को यहाँ रखेंगे तो x बढ़ जाएगा, जॉकी को इधर रखेंगे तो x कम हो जाएगा, इसलिए kx की वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इस चीज़ को हम सिंपलिसिटी से समझने के लिए क्या करते हैं, हम इसको इतने वायर को एक सेल मान लेते हैं और ये सेल एक ऐसी सेल है जिसका ईएमएफ या वोल्टेज वेरिएबल है और इसका वेरिएबल कितना वोल्टेज है, kx। यानी ये वायर एक सेल नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए ये मान ले रहे हैं कि एक सेल की तरह बिहेव कर रही है, जिसके बीच, इन दोनों के बीच के जो वोल्टेज है वो कम ज़्यादा, डिफरेंस जो वोल्टेज है वो कम ज़्यादा हो जाता है x के कम ज़्यादा होने से। हमने आपको बताया है कि रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो ऐसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल हो जाता है तो एरो लगा देते हैं। सेल का ईएमएफ या वोल्टेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो ऐसे बनाते हैं, और उसका बढ़ता घटता है, वेरिएबल है तो उसको ऐसे बना देते हैं। तो ये वायर ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि एक सेल हो जिसका ईएमएफ या वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है, x पर। यानी इन दोनों बीच के डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है, x पर। k तो कांस्टेंट है, जितना डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक आना है वो तो आ चुका है, कितना आ चुका है, I इंटू कैपिटल R, क्योंकि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, I, और पूरा रेजिस्टेंस कितना है, R। तो कितना डिफरेंस है IR यहाँ से लेकर यहाँ तक, और पर यूनिट डिफरेंस को क्या कहते हैं, पर यूनिट ड्रॉप को क्या कहते हैं, K। तो K है पर यूनिट ड्रॉप, पर यूनिट लेंथ ड्रॉप, x लेंथ चल गए तो कितना ड्रॉप हुआ, x इंटू K। तो K इंटू एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अगर x को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि x की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वायर जो है वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि एक सेल हो जिसका ईएमएफ लगातार चेंज कर रहा हो, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इस इतने वायर की जगह पर हम एक सेल लगा देते हैं जिसका ईएमएफ क्या कर रहा है, वेरिएबल है, और इसका ईएमएफ कितना है, kx। और इसी के साथ क्या जुड़ी है, ये सेल ई, और क्या जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर। क्या ये यही तो है, ध्यान दीजिए, ये सेल नहीं है, ये सेल की तरह बिहेव करने वाला वायर है। अब इस सर्किट में जरा केवीएल लगाइए, इस सर्किट में जरा केवीएल लगाएं। इस लूप नंबर 1 एक ही लूप है, यहाँ से शुरू करेंगे तो ई, यहाँ पर जाएंगे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 0, यहाँ पर आ जाएंगे क्या है, के एक्स इक्वल टू 0, कोई रेजिस्टेंस वैसा लगा नहीं है। सो ई माइनस के एक्स इक्वल टू 0, यानी ई माइनस के एक्स इक्वल टू 0। ये इतने सर्किट के लिए केवीएल से इक्वेशन बनेगी। अब बताइए, ई माइनस के एक्स इक्वल टू 0 ये तभी तो होगा जब ई इक्वल टू के एक्स होगा, राइट। अगर के एक्स की वैल्यू ई से बड़ी हो गई, के एक्स की वैल्यू ई से बड़ी हो गई, तो ऐसे केस में इसका जो नेट ईएमएफ है वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव। यानी के एक्स की वैल्यू इससे बड़ी हो गई,
इसका मतलब ये ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी बन गई, इसका मतलब ये बैटरी इसको चार्ज करने लगेगी। और अगर के एक्स की वैल्यू ई से छोटी रहती है तो ये बैटरी, ये सेल जो वायर की जगह हमने एज्यूम की है, इसके वोल्टेज इसके वोल्टेज के कंपेयर में कम रहेंगे, तो ये वाली सेल इसको चार्ज करने लगेगी। चार्ज होने का मतलब क्या है कि करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। अगर ये डोमिनेट करेगा तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, और अगर कोई डोमिनेट ना करे, यानी अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक सर्किट है जिसमें ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी है और एक और ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो बताइए करंट कहाँ फ्लो करेगा? तो आंसर है कहीं फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर ये 100 वोल्ट की लगी है तो डेफिनेटली ये वाली बैटरी इसको चार्ज करने लगेगी, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करने लगेगा। लेकिन अगर ये 1000 वोल्ट की है तो ये वाली चार्ज करने लगेगी इसको। लेकिन अगर दोनों 10-10 की हैं तो कोई किसी को चार्ज नहीं करेगा। यानी अगर इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज सेम है तो करंट ड्रॉन नहीं होगा। वही चीज यहाँ पर है। हम क्या करेंगे, हम इस वायर का वोल्टेज निकालेंगे, यानी जो हमने ईएमएफ जो हमने ऐसी सेल मानी है जिसके वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसी सेल मानी जिसके वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं, उसको हमने एक ऐसी सेल के साथ कनेक्ट किया है जिसका ईएमएफ हमको पता करना है। यहाँ लगा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ने कहा कि कोई करंट नहीं है, आई की वैल्यू 0 है, यानी कि नल डिफ्लेक्शन है, आई की वैल्यू 0 है। गैल्वेनोमीटर ने हमसे कहा इसमें कोई करंट नहीं है। इसका ये मतलब है कि जितना वोल्टेज इसका है उतना ही वोल्टेज इसका है, यानी न तो इसमें करंट जा रहा है न इसमें से करंट आ रहा है। इसको हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा वायर है जिसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप हो चुका है। एक्स लेंथ पर ऐसा मिलता है, इसलिए यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया के एक्स। और अगर गैल्वेनोमीटर कह रहा है कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो के एक्स ही इसके वोल्टेज के बराबर है, दोनों के वोल्टेज बराबर हैं, इसीलिए तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और जब इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है तभी के वोल्टेज को क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो मेजर किया है यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन हमसे मेजर क्या हो गया है, इस सेल का ईएमएफ, राइट। सो कुल मिला के बात यह है कि सेल का ईएमएफ जो होगा वो E इक्वल टू के एक्स के बराबर हो जाएगा। और इस तरीके से हम देखिए हमने मेजर किया है वायर के अलोंग दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और मेजर क्या हो गया है, ईएमएफ। क्योंकि ईएमएफ क्यों, क्योंकि इस सेल से कोई भी करंट ड्रॉन नहीं हो रहा है। ठीक, इस तरीके से हम ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर हम इस जॉकी को यहां लगा देते हैं तो क्या कम हो जाएगा, एक्स कम हो जाएगा, यानी यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। और जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ ये डोमिनेट कर जाएगा, ये डोमिनेट करा यहाँ से करंट चलना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसमें से क्या ड्रॉन हो जाएगा, करंट ड्रॉन हो जाएगा, तो ये ईएमएफ नहीं होगा। अगर हम अपने इस जॉकी को यहाँ लगा देते हैं तो एक्स बढ़ गया, यानी इस यहाँ से यहाँ तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, यानी ये डोमिनेट कर जाएगा इस पर, और करंट अब इसमें एंटर करने लगेगा पॉजिटिव टर्मिनल में, राइट। तब भी डिफ्लेक्शन दिखेगा, तो तब भी ये इसका ईएमएफ नहीं होगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग ईएमएफ ऑफ ए सेल। मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, और वही हो जाता है इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल, राइट। अब इससे कैसे हम कंपेयर करते हैं दो सेल का ईएमएफ। इतने सर्किट को हमने बोला था प्राइमरी सर्किट, और इसके नीचे जो लगाएंगे ये, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट। ये है सेकेंडरी सर्किट, राइट। इससे हमको क्या मिल जाएगा, ईएमएफ इक्वल टू के इंटू एक्स। एक्स क्या कहलाएगी, बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। अब हमारे पास है दो सेल, दोनों सेल को लाएंगे। सपोज एक का ईएमएफ E1 है और दूसरी का E2 है, तो क्या करना है, दोनों सेल को लाएंगे और दोनों सेल को एक साथ कनेक्ट इस तरीके से करेंगे, ऐसे। ईएमएफ यहां पर एक की लगाएंगे, एक की यहां लगाएंगे, दिस इज K1, दिस इज K2। अब देखिए क्या करना है, एक बार में, पहली बार में यहां से हम की को बाहर निकाल लेंगे,
बाहर निकालते ही ये सर्किट टूट जाएगा, यानी इस सेल का यहाँ होना ना होना एक ही बात है। फिर क्या करेंगे, हम अपनी जॉकी को मूव करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे और देखेंगे कहाँ डिफ्लेक्शन जीरो आ रहा है। सपोज एक डिस्टेंस है L1 वहाँ पर इसमें डिफ्लेक्शन आ गया सपोज जीरो, यानी इसमें ये सुई थी वो कहाँ पर थी, नीडल कहाँ पर थी, जीरो पर। तो ऐसे केस में इस पॉइंट के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेफिनेटली इसके ईएमएफ के बराबर होगा या इसके वोल्टेज के बराबर होगा, तभी तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। और जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा तभी के वोल्टेज को हम ईएमएफ कहते हैं। यानी हमारा ईएमएफ हो गया E1 = K × L1। हो गया कि नहीं हो गया, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, इस की को हटा देंगे यहाँ से, यानी इसको ओपन कर देंगे और उसको यहाँ लगा देंगे। जैसे ये ऐसा करेंगे तो इस सर्किट में इस सेल का होना या ना होना एक ही बात होगी, यानी पुरानी बात फिर से हो गई। अब इस सेल के वोल्टेज अलग हैं, इसलिए इसी लेंथ पर ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे ही वहाँ से इसको यहाँ करेंगे इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा। फिर हम अपनी जॉकी को मूव करेंगे और सपोज कोई जगह मिलती है यहाँ पर, जो डिस्टेंस है इसकी L2, और हमें फिर से इसमें डिफ्लेक्शन जीरो मिलता है। तो बताइए इस पॉइंट पर इतने इतने बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, K × L2, और वो K × L2 इसके EMF के बराबर होगा, E2 के बराबर होगा। इसलिए E1/E2 = K × L1/K × L2, K से K कैंसल, E1/E2 = L1/L2। दिस इज द एक्सपेरिमेंट जो आपके सिलेबस में है। फिर से देखिए, हमारे लेंथ का रेशियो ही क्या बन गया है, वोल्टेज का रेशियो। दिस इज लेंथ, E1 इज नॉट इक्वल टू L1, लेकिन E1 और E2 का रेशियो, EMFs का रेशियो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का रेशियो ही बैलेंसिंग लेंथ के रेशियो के बराबर है। यानी हमको सिर्फ लेंथ मेजर करने की जरूरत है, हमको ना R की ज़रूरत है, ना रो की ज़रूरत है, ना A की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है, बैलेंसिंग लेंथ की ज़रूरत है। बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, एक का EMF निकलेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही सेल का EMF निकालने चाहें, जैसे ये पता करना चाहिए या ये पता करना चाहें, E1 = कितना आया था, K L1, ये वैल्यू हम ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। इस वैल्यू के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, K की जरूरत पड़ेगी। K क्या होता है, V/लेंथ, टोटल लेंथ, जितनी भी लेंथ है V/टोटल लेंथ। V क्या है, I × R/L, ठीक है। तो ऐसे केस में हमको रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, और चाहो तो R की जगह लिख सकते हैं ρL/A, और एक L पहले से, ये कैंसिल, सो I और ρ/A। यानी हमको किस किस की जरूरत पड़ेगी, अगर हमको सिर्फ एक सेल का EMF निकालना हो तो हमको जरूरत पड़ जाएगी कितना करंट फ्लो कर रहा है, एमीटर बता देगा, कितना रजिस्टिविटी है, मटेरियल के बारे में हमको पता होना चाहिए, और कितना एरिया है, वो इस वायर का हमको एरिया माइक्रोमीटर की हेल्प से या स्क्रू गेज की हेल्प से निकाल कर पता कर पाएंगे। ये तब की बात है जब हमको EMF किसी एक सेल का निकालना हो। लेकिन अगर हमको दो सेल का EMF कंपेयर करना है तो ऐसे में जो K की वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाती है, इसलिए हम लेंथ का रेशियो ही EMF का रेशियो बन जाता है। लेकिन अगर एक सेल का निकालना हो तो हमको K की जरूरत पड़ेगी। K की वैल्यू V/L है, V I × R के बराबर होता है, I की वैल्यू ये बताएगा। रेजिस्टेंस चाहिए वायर का, या तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस पता हो, रेजिस्टेंस नहीं पता है तो R की जगह पर ρL/A लिख सकते हैं। इस तरीके से हमको ये वैल्यू निकल के आएगी। तो दिस इज द कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल। अब दूसरा क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ड्राइवर सेल, रियोस्टेट, एमीटर की A से B, पोटेंशियोमीटर, वायर जिसका रेजिस्टेंस है R। अब हमने निकाली एक सेल लगाई जिसका EMF है E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। EMF कैसे निकालना है वो हम बता ही चुके हैं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कंसीडर कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए, इसका R निकालने के लिए इसके साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है वो आपको बता चुके हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं, 1 ओम का, 2 ओम का, 100 ओम का, 1000 ओम का, 10,000 ओम का, इनफाइनाइट ओम का भी
इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, ये कितना कैसे निकलेगा? इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टेंस का मतलब होता है इसको आप ब्रेक कर दीजिए, यानी ये बीच में तोड़ दीजिए सर्किट। तो यहाँ पर बीच में क्या हो गया, एयर या फिर वैक्यूम, और एयर और वैक्यूम का रेजिस्टेंस बहुत हाई, करंट जा नहीं सकता करंट, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत हाई, कितना हाई, इन्फिनिटी हाई। सो एयर गैप या ब्रेकेज ऑफ सर्किट इज नोन एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। सो अगर रेजिस्टेंस बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ एक जगह लिखा रहता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर बहुत लेंथ का वायर लगा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर वायर है ही नहीं, वहाँ पर एयर गैप है। सो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे और इसको जॉकी से यहाँ पहली बार में फर्स्ट अप्लाई इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ये सर्किट में है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर ब्रेकेज है, ठीक है। हमने इसको मेजर किया और लेंथ मिली सपोज L1, और इसमें डिफ्लेक्शन कितना आया, 0। जब इसमें ये सर्किट है ही नहीं, यानी पुरानी बात हो गई जैसे पहले थी कि एक सेल और सेल से कनेक्ट ये गैल्वेनोमीटर, और इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं। इसका मतलब K इंटू L1 की लेंथ, यानी कि K इंटू L1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके पोटेंशियल के बराबर है, लेकिन कोई करंट ड्रॉ नहीं, इसलिए इसको पोटेंशियल डिफरेंस ना कह के EMF कहेंगे। यानी क्या मेजर हो गया, EMF। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी बात ही है। इसमें कोई करंट नहीं, इसका मतलब इसके जो वोल्टेज है वो वोल्टेज ना कहकर EMF कहेंगे, जो किसके बराबर होंगे, K इंटू L के बराबर। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से एक नॉन रजिस्टर R निकालेंगे, कैपिटल R। यानी दूसरी बार में क्या करेंगे, यानी पहली बार हमने क्या मेजर कर लिया, EMF। दूसरी बार में क्या करेंगे, रिमूव कैपिटल R, कोई रेजिस्टेंस R निकालेंगे, और फिर हम अपनी जॉकी को घुमाएंगे। जॉकी को घुमाने के बाद सपोज एक नई जगह मिली, ये J1, ये J2, यहाँ पे था L1 और यहाँ पर आ गया L2। अब हम क्या देखते हैं कि फिर से इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो है इसके पूरे इसमें, क्योंकि अब तो ये सर्किट का पूरा हिस्सा है, इसके बीच का जो इनका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके डिफरेंस के बराबर ही है, और इसका डिफरेंस कितना होगा, K इंटू L2 इक्वल टू। अब यहाँ पर हम इसका EMF तब लिखते जब इसमें से कोई करंट ड्रॉन नहीं हो रहा है। अब हमारा गैल्वेनोमीटर तो ये कह रहा है कि डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूरे सिस्टम के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, इसीलिए तो इसमें से नहीं जा रहा करंट। लेकिन इस सेल में से यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस R लगा है, यानी इसको हटा के सिंपलिसिटी के लिए मैं ऐसे दिखा दूँ, ये रेजिस्टेंस R लगा है, तो यहाँ से करंट निकल करके ये करंट राउंड ऐसे इसी में तो घूम ही रहा है। वो करंट यहाँ नहीं जा रहा है, इसमें से निकल रहा है, इसमें से निकला, इसमें चला गया। यहाँ क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम का वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज है, वो इसके बराबर है। इसलिए ये जो K इंटू L2 है, EMF नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें से करंट ड्रॉन हो रहा है, ये सेल यूज में है, इसलिए ये EMF ना होके क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज V होंगे, यानी कि KL2। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, जब हमने इन्फिनिटी रेजिस्टेंस निकाला, यानी यहाँ पर सर्किट है ही नहीं, तो यहाँ पर आने का करंट आने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर जब डिफ्लेक्शन 0 था, तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था KL1, वो इस पूरे सिस्टम के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, यानी वो पोटेंशियल डिफरेंस KL1 इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इस सिस्टम में से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा था, इसलिए उस पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस ना कह करके क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक हमने रजिस्टर लगा दिया R, फिर से हमारे इसमें डिफ्लेक्शन नहीं है, दूसरी जगह KL2, यानी KL2 फिर से इस पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। लेकिन हम उसको EMF के बराबर इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से इधर करंट नहीं जा रहा है, इसमें से इधर करंट नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें तो करंट घूम रहा है, ये तो इसको रोकने वाला तो कोई है नहीं, एक सेल है सामने, एक रेजिस्टेंस, ये घूमेगा।
तो इस सेल में से क्या ड्रॉन हो रहा है करंट, और हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी सर्किट में से करंट ड्रॉन हो रहा है उस समय के वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और जब ड्रॉन नहीं हो रहा है करंट तब कहते हैं ईएमएफ। तो पहले केस में ड्रॉन नहीं हो रहा था इसलिए वो ईएमएफ था, अब ड्रॉन हो रहा है करंट इसलिए वो क्या बन गया, वोल्टेज। यानी हम ये सीख चुके हैं कि जब इसमें से ड्रॉन नहीं होगा करंट तब इसका आएगा KL1, और जब ड्रॉन हो जाएगा तब इसके वोल्टेज आएंगे KL2। उस समय इसको टर्मिनल वोल्टेज ही कहते हैं, और इस वोल्टेज को हम ईएमएफ कहते हैं। यहाँ पर I की वैल्यू 0 है, यहाँ पर I की वैल्यू 0 नहीं है। कौन से आएगी, इसमें से, इस सेल में से, राइट। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा है बहुत पहले कि टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई इंटू आर। सो I इंटू आर, सो आर की वैल्यू क्या होती है, इसको इधर लाइए, E माइनस V अपॉन I, राइट। R इक्वल टू E की जगह पर KL1, V की जगह पर KL2 अपॉन I। अब I कैसे पता चलेगा, कौन सा I, ये कितना करंट फ्लो कर रहा है। I की जगह पे लिख देंगे KL1 माइनस KL2, V बाई I की जगह पर V इक्वल टू IR से, I की जगह पर V बाई R, यानी V अपॉन R। R ऊपर चला जाएगा, R ऊपर चला जाएगा, V नीचे, KL1 KL2, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, KL2। सो इट बिकम्स R इक्वल टू R, K, यहाँ से K कॉमन ले लीजिए, K टाइम्स L1 माइनस L2, और जो L के इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा, KL2, ये KL2, K से K कैंसिल, R इज इक्वल टू R टाइम्स L1 अपॉन L2 माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। जहाँ पर R कौन सा रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और L1 पहली बार की बैलेंसिंग लेंथ, L2 दूसरी बार की बैलेंसिंग लेंथ, राइट। सो इस तरीके से बैलेंसिंग लेंथ को पता करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता कर सकते हैं, राइट।